नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इट्स कंपोजिशन, पावर्स एंड रोल। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि भारत की जो पार्लियामेंट है उसे पार्लियामेंट क्यों बुलाया जाता है, ये शब्द कहाँ से लिया गया है, पार्लियामेंट की क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, इसे कौन कौन सी पावर्स, कौन कौन सी जो फंक्शंस हैं वो सौंपे गए हैं। बाद में हम पार्लियामेंट के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इनको डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आज हम केवल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का कंबाइंड कॉम्पोजिशन, पावर्स एंड रोल के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप सब जानते हैं कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, जिनमें एक होता है कानून बनाने वाली संस्था, जिसको आप विधायिका कहते हैं, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। जो विधायिका है वो संसार के सभी देशों में अलग अलग रूप की पाई जाती है, सब जगह ये एक जैसी नहीं है। देखिए फॉर एग्जांपल, कहीं पे आपको ये निरंकुश सम्राट के तौर पे देखने को मिलती है, कहीं पे ये आपको एक शक्तिशाली डिक्टेटर के तौर पे देखने को मिलेगी, तो कहीं पे जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक सभा के रूप में देखने को मिल सकती है। भारत का संविधान का आर्टिकल 79 ये कहता है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के नाम से जाने जाएंगे, मिलकर बनेगी। तो आइए देखते हैं कि जो पार्लियामेंट या संसद शब्द है ये कहाँ से आया। पार्लियामेंट शब्द जो है ये फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट या लैटिन शब्द पार्लियामेंटम का एक रूप है, जो यानी इन शब्दों से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टॉकिंग और स्पीकिंग, यानी कुछ बोलना। इसका मतलब है कि संसद एक ऐसी संस्था है जिसमें डिस्कशन के लिए डिस्कशन किया जाता है, बातचीत की जाती है, यानी डिस्कशन और बातचीत के द्वारा काम किया जाता है। इसके अलग अलग देशों में अलग अलग नाम होते हैं। फॉर एग्जांपल, इंडिया में हम इसको पार्लियामेंट बुलाते हैं या हिंदी में संसद बोलते हैं। दूसरे देशों की अगर मैं बात करूं तो जापान में इसका नाम डाइट है, यूएस में इसको कांग्रेस बुलाते हैं और इजराइल में इसे नेसेट के नाम से जाना जाता है। आज हम इंडियन पार्लियामेंट के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंडियन पार्लियामेंट की जो खास विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं। सबसे पहला तो इसका जो नाम है, ये नाम हमने इंग्लैंड से लिया है, और इसलिए हमने, क्योंकि इंग्लैंड से ये व्यवस्था बोरो की है, इसलिए इस व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम बुलाते हैं। ठीक है, लेकिन बेशक से हमने वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, इसके बावजूद भी भारतीय संसद की कुछ खास विशेषताएं हैं, और इसमें सबसे बड़ी विशेषता ये है कि भारतीय संसद इंग्लैंड की संसद की भांति सोवरेन नहीं है। कैसी है ये? सर्वोच्च नहीं है। दूसरा, यहाँ पे दोनों हाउसेज में जो रिप्रेजेंटेशन है वो पॉपुलेशन के आधार पे है। यानी अगर आप यूएसए की संसद को देखेंगे, यूएसए की कांग्रेस को देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे जो सेकंड हाउस है उसमें रिप्रेजेंटेशन इक्वल है, राज्यों का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, चाहे वो कितना भी बड़ा स्टेट है या कितना भी छोटा। लेकिन हमारे यहाँ रिप्रेजेंटेशन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग है, यानी जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसको ज़्यादा सीटें मिली हैं, जिसकी जनसंख्या कम है उसको कम सीटें मिली हुई हैं। इसके अलावा इसकी एक खास विशेषता ये भी है कि अगर किसी विषय पर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो ऐसे में जॉइंट सिटिंग का प्रावधान भी किया गया है। इसके अलावा दोनों हाउसेस में नॉमिनेशन का प्रोविज़न है, यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो 2 सदस्य लोकसभा में और 12 सदस्य राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ तो हमारी संसद की एक विशेषता ये भी है कि जो राष्ट्रपति हैं वो हमारी संसद का एक अभिन्न हिस्सा हैं। इसके अलावा
यहाँ पे जो संसद है वो कुछ कार्यकारी काम भी करती है, यानी केवल कानून बनाने का काम नहीं है, बल्कि ये अनुच्छेद 75(3) के अंतर्गत जो मंत्री परिषद है वो पार्लियामेंट के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस प्रकार से ये एक कार्यकारी काम क्या करती है, मंत्री परिषद को नियंत्रित करने का काम करती है। इसके अलावा जो हम देखें तो संघीय क्षेत्रों को भी, यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनको भी हमारी संसद में प्रतिनिधित्व दिया गया है। जैसे कि आप देखेंगे कि हमारा जो दिल्ली है तो दिल्ली को लोकसभा में 7 सीटें मिली हुई हैं और राज्यसभा में ये अपने 3 सदस्यों को भेजती है। इसी तरीके का प्रतिनिधित्व आपके पौंडीचेरी के लिए किया गया है और फिलहाल आपका जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको यूटी बनाने के बाद उसके लिए भी इसी प्रकार की कुछ व्यवस्था की गई है। आइए अभी आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका कॉम्पोजिशन क्या है, यानी ये किन किन से मिल के बनती है, इसमें कौन कौन शामिल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो संसद है वो द्विसदनात्मक है, यानी इसके 2 सदन हैं। और 2 सदन कौन कौन से हैं, 2 सदन में एक है आपका लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा जिससे जैसा कि इसके नाम में ही शामिल है, लोक मतलब जनता, यानी ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है और राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। हमारी लोकसभा में इन 2 सदनों के अलावा प्रेसिडेंट भी शामिल हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय संसद किन किन से मिलके बनती है तो आपको बताना है कि उसमें लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शामिल हैं। लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो लोकसभा में टोटल मेंबर्स 545 हैं, जिसमें 530 अलग अलग स्टेट से चुन के आते हैं, 13 यूनियन टेरिटरी से चुन के आते हैं और 2 एंग्लो इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। इसमें ये टोटल स्ट्रेंथ मैंने फ़िलहाल की बताई है, मैक्सिमम इसमें 552 की स्ट्रेंथ हो सकती है। और आपको यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का जो नॉमिनेशन था वो आगे से नहीं होगा। मोदी गवर्नमेंट ने फ़िलहाल इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके आगे के लिए ख़त्म कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकसभा के जो सदस्य हैं वो कैसे चुन के आते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू होता है, जिसमें हर 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अपने मत का प्रयोग करता है और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको चुनता है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्यताएं हैं उनमें सबसे पहली योग्यता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो। दूसरा, वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, वो किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर आसीन ना हो। चौथा, वो पागल या दिवालिया ना हो और वो सारी क्वालिफिकेशंस या योग्यताएं पूरी करता हो जो संसद समय समय पर निर्धारित करती है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 साल का होता है और साल में इसकी 2 बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन नॉर्मली हमारे यहाँ 3 बैठकें होती हैं, 3 सेशंस होते हैं, जिसको आप बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन के नाम से जानते हैं। और आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल कोरोना की वजह से हमारा जो विंटर सेशन था वो नहीं किया गया 2020 में, तो केवल 2 ही सेशन हुए। कोरम की अगर मैं बात करूं, कोरम का यहाँ मतलब है कि लोकसभा की जब भी कोई बैठक होगी तो वो बैठक शुरू करने के लिए कम से कम कितने लोग चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ का 1/10 सदस्य प्रेजेंट होना चाहिए, तभी लोकसभा की बैठक शुरू की जा सकती है। अगर इससे कम सदस्य अवेलेबल हैं तो बैठक शुरू नहीं की जा सकती। कोरम को हिंदी में गणपूर्ति बुलाते हैं। और लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की अगर मैं बात करूं, यानी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष को स्पीकर के नाम से जाना जाता है और ये लोकसभा सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं। फिलहाल हमारे लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी हैं। अभी आप
को राज्यसभा के बारे में थोड़ा सा बता दूं। राज्यसभा में टोटल मेंबर्स जो हैं वो मैक्सिमम 550 हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्यों से चुन के आते हैं और 12 सदस्य प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ये जो नॉमिनेट किए जाते हैं ये 4 आधारों पे नॉमिनेट किए जा सकते हैं। एक लिटरेचर, दूसरा आर्ट, तीसरा सोशल सर्विस और 5वां है साइंस। यानी इन 4 फील्ड में अगर किसी ने महारत हासिल की है, किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, समाज सेवा की है, तो ऐसे व्यक्तियों को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में नामित कर सकते हैं। इनके चुनाव का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। इनका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है और ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा चुन के आते हैं। राज्यसभा का इलेक्शन इकलौता ऐसा इलेक्शन है जिसमें ओपन बैलेट सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। टेन्योर की बात करूं तो राज्यसभा परमानेंट सदन है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे आपकी लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है, उसको भंग किया जा सकता है, ऐसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल होता है और हर 1/3 सदस्य जो हैं वो हर 2 साल बाद रिटायर होते रहते हैं। इस प्रकार जो राज्यसभा है वो कंटिन्यू बना रहता है। क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो सेम लोकसभा की तरह इसमें भी राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, वहाँ पे एज 25 साल थी, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए थोड़ी ज़्यादा है, इसमें 30 साल एज होना अनिवार्य है। इसके अलावा वो सारी क्वालिफिकेशंस पूरी करता हो जो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए ज़रूरी हैं। इसके प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं यानी इसके अध्यक्ष जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं और ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है यानी पदेन अध्यक्ष हैं। पदेन अध्यक्ष का यहाँ पे मतलब है कि जो भी व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट के पद पे चुना जाएगा उसी व्यक्ति को राज्यसभा का अध्यक्ष मान लिया जाएगा। कोरम या गणपूर्ति की बात करें तो यहाँ भी सेम लोकसभा की तरह 1/10 सदस्यों का होना अनिवार्य है। पार्लियामेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो जैसा कि अभी तक हमने इसके कॉम्पोजिशन के बारे में देखा और देखा कि कैसे अलग अलग देशों में इसका नोमेनक्लेचर अलग अलग है, तो पार्लियामेंट फंक्शन क्या करती है अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि पार्लियामेंट या संसद जो है वो हमारे देश की सर्वोच्च विधायिका है, यानी ये देश के लिए कानून बनाती है। लेकिन पार्लियामेंट केवल कानून नहीं बनाती, ये और भी कई तरीके के काम करती है, यानी एक मल्टी फंक्शनल इंस्टीट्यूशन है। तो ये कौन कौन से फंक्शन करती हैं आइए एक नज़र डालते हैं। सबसे पहला काम इसका है लेजिस्लेटिव यानी विधायी कार्य यानी कानून बनाने का कार्य। ये इंडिया की सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। और ये कानून किन विषयों पे बनाती है? उन विषयों पे जो यूनियन लिस्ट या कनकरेंट लिस्ट में दिए गए हैं और इसके अलावा जो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स हैं, जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, उनके ऊपर। इसके अलावा जब इमरजेंसी लगी होती है तो उस समय या आर्टिकल 356 जब राज्यों में लगा हो उस समय पे ये कुछ समय के लिए स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी करती है यानी कुछ कार्यकारी कार्य भी करती है और इसमें सबसे बड़ा काम इसका जो है ये मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखती है। नियंत्रण करने का तरीका, ये मंत्रियों से क्वेश्चन पूछ सकती है, उनके खिलाफ कई प्रकार के मोशन ला सकती है, जैसे एडजर्नमेंट मोशन है, सेंसर मोशन है, कॉल अटेंशन मोशन है, ठीक है। तो या नो कॉन्फिडेंस मोशन है या कट मोशन है, इन प्रस्तावों को, जैसे एडजर्नमेंट का मतलब क्या है यानी स्थगन प्रस्ताव, सेंसर का मतलब है काम रोको प्रस्ताव, कॉल अटेंशन का मतलब है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, या नो कॉन्फिडेंस का मतलब है अविश्वास प्रस्ताव और कट मोशन का मतलब है कटौती प्रस्ताव। ये अलग अलग तरीके के प्रस्ताव हैं जो पार्लियामेंट संसद में लाती है और इनके थ्रू वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने की कोशिश करती है, यानी मंत्रिमंडल को उत्तरदायी बनाती है। तीसरा है फाइनेंशियल काम, यानी कुछ वित्त से संबंधित काम करती है, जैसे कि यूनियन बजट को पास करना हो या वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या है? वोट ऑन अकाउंट का मतलब है कि जिस वर्ष इलेक्शन होने वाले हों उस वर्ष
जो संसद है वो पूरे साल का बजट एक बार पास नहीं करती है, बल्कि केवल उतने समय का बजट पास करती है जब तक कि इलेक्शन होकर नई गवर्नमेंट नहीं आ जाती। नई गवर्नमेंट आने के बाद अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपने वादों के अकॉर्डिंग अलग से पूरा बजट पास करती है। ठीक है, तो ये जो शॉर्ट टर्म के लिए बजट होता है, यानी एक लिमिटेड टाइम के लिए जो बजट पास किया जाता है, पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं होता है, ऐसे बजट को आप वोट ऑन अकाउंट बजट बुलाते हो। इसके अलावा ये कुछ जुडिशियल फंक्शंस भी करती है, यानी कुछ न्यायिक फंक्शन भी करती है। न्यायिक फंक्शन कब करती है? जब ये प्रेसिडेंट के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जैसे सदस्यों को हटाती है, तो उस समय ये जुडिशियल फंक्शन कर रही होती है। इसके अलावा ये संविधान में संशोधन का काम करती है और कुछ मामलों में ये निर्वाचन का काम करती है। निर्वाचन किस किस का? संसद सदस्य जो हैं वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में शामिल होते हैं। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन शॉर्ट जो पार्लियामेंट है उसके क्या क्या काम है। सबसे पहले तो ये गवर्नमेंट का बनाना और उसे ख़त्म करने का काम करती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकसभा में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उसी दल की सरकार बनती है, और अगर लोकसभा में उस दल का बहुमत समाप्त हो जाए तो उनकी सरकार भी समाप्त हो जाती है। इसके अलावा ये इलेक्टोरेट यानी अपने जो निर्वाचक हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, यानी जहाँ से चुन के आते हैं जिन विधानसभा क्षेत्रों से, जिन लोकसभा क्षेत्रों या राज्यसभा क्षेत्रों से ये चुन के आते हैं, उन एरियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये कानून बनाते हैं, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं और पब्लिक फंड के खर्च पर नियंत्रण रखते हैं, उसकी देखरेख करते हैं। एक डिबेट के मंच के तौर पे काम करते हैं। इसके अलावा जो उनके संबंधित एरिया से रिलेटेड ग्रीवांसेस है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक्सप्रेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वो जनता को इन्फॉर्म करते हैं कि भारत की संसद किस प्रकार से काम कर रही है। लेकिन हमारे देश की संसद की कुछ आलोचनाएं की जाती हैं और आलोचना करते हुए कहा जाता है कि ये केवल बातूनी दुकानें हैं, केवल बातचीत करने की दुकानें हैं, ये एक्चुअली में अपने क्षेत्रों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। और आप देखोगे कि इनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो कानून बनाने में कम समय देते हैं, यानी बहुत सारे लोग तो कभी एब्सेंट रहते हैं या लोकसभा राज्यसभा की जो मीटिंग्स होती हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को डिसरप्ट करते रहते हैं, उनमें बाधा पहुंचाते रहते हैं। आपने कई बार टीवी पर भी देखा होगा कि किस प्रकार से कई बार तो ये इस हद तक प्रोसीडिंग्स में बाधा डालते हैं कि चेयर उठा उठा के एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि जो पार्लियामेंट है वो खुद सारे डिसीजन नहीं लेती है, दूसरे जो पावर ऑफ सेंटर्स हैं वो लोग डिसीजन लेते हैं और पार्लियामेंट केवल उसके ऊपर मोहर लगाती है। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि इंडो यूएस डील जो थी उसमें वो इसका एक उदाहरण कहा जा सकता है, यानी इंडो यूएस डील होगी, पार्लियामेंट इसके प्रति सहमत नहीं थी। इवन वहाँ गवर्नमेंट के खिलाफ, जो मनमोहन गवर्नमेंट थी उनके खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव तक लाया गया, हालांकि वो अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। लेकिन इन वजहों से कई बार ऐसे बातचीत उठती है या इस प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं कि पार्लियामेंट खुद डिसीजन ना लेकर के बाहर के डिसीजंस पर ही मोहर लगाती है। इसके अलावा आप देखेंगे तो हमारी पार्लियामेंट में जेंडर इम्बैलेंस है, यानी जो स्त्री और पुरुष हैं उनका अनुपात सही नहीं है। हमारे यहाँ आज भी जो मैक्सिमम विमेंस का अनुपात है वो 11 से 14% के बीच में रहा है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जेंडर बैलेंस्ड पॉलिसी बनाए, ऐसी उम्मीदें हम इससे नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि हमारी पार्लियामेंट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके अंदर डेमोक्रेसी नहीं है। कोई पार्टी परिवार से गवर्न होती है तो कोई किसी करिश्माई नेता से गवर्न होती है। सब लोगों को इसमें इक्वल पार्टिसिपेशन या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि साल दर साल जो पार्लियामेंट की सिटिंग्स हैं उसमें काम करने के दिन कम होते जा रहे हैं, जो कि सही नहीं है। इसके अलावा
जो इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं, यानी जब भी कोई ऐसा आरोप लगता है, कोई स्कैम आता है या किसी प्रकार का कोई विवाद वाला मुद्दा होता है, उस पर अगर कोई कमेटी बैठाई जाती है और उसकी रिपोर्ट आती है, तो या तो वो रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी ही नहीं जाती या फिर पॉलिटिकल रीजन से उसे डिले किया जाता है, जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं बन पाता है और जनता को सच्चाई नहीं पता चलती है। इसके अलावा हमारी संसद में बहुत सारे ऐसे एमपीज हैं जो अपने पर्सनल गेन के लिए पार्टियां बदलते रहते हैं, यानी दल बदल है वो जो है जोरों पर है, जिसकी वजह से संसद का काम प्रभावित होता है। इसके अलावा संसद सदस्यों के प्रति कई प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। अगर आप देखोगे तो फिलहाल हमारी जो 17वीं लोकसभा चल रही है, जो 16वीं लोकसभा थी, इनमें भी कहा जाता है कि 1/3 तक, यानी 1/3 कंप्लीट नहीं लेकिन अप्रोक्सीमेटली 1/3 जो हैं वो हमारे एमपीज किसी न किसी प्रकार के करप्शन केसेस में फंसे हुए हैं। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर अभी तक कोई कानून नहीं बनाया गया है, यानी लेजिस्लेटिव वैक्यूम है। और इस प्रकार के कुछ विषय सपोज करिए, जैसे आप देख सकते हैं कि सैरोगेसी का विषय है जो बहुत बर्निंग इशू है, या क्लोनिंग के बारे में है, या मनी लॉन्ड्रिंग है, यूथेनेशिया है, टेररिज्म है। तो इनमें सुधार की ज़रूरत है और इनमें नए कानून, अपडेटेड कानून लाने की ज़रूरत है, जो कि स्टिल इतने सेंसिटिव होने के बावजूद भी हमारे यहाँ इन पर कानून नहीं लाया गया है। इसमें विमेन रिजर्वेशन बिल को भी शामिल किया जा सकता है। तो अब बात उठती है कि अगर पार्लियामेंट में इतनी कमियां हैं तो उनको कैसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए कुछ सजेशंस इस तरीके से हो सकते हैं कि सबसे पहले कि पार्लियामेंट के काम करने का एक समय सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए कि कम से कम इतने दिन या इतने घंटे तो पार्लियामेंट को काम करना ही करना है। इसके अलावा ये किया जा सकता है कि पॉलिसी मैटर्स पर जो डिस्कशन है उस पर कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस जो है डिसीजन फाइनलाइज करने से पहले ये पार्लियामेंट के सामने खूब इसमें डिस्कशन होनी चाहिए। इसके अलावा जो पार्टीज़ हैं वो विमेंस को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दे, ताकि एक जेंडर बैलेंस्ड नंबर जो है वो पार्लियामेंट में हो सके और इन फ्यूचर जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसमें विमेंस के नज़रिए को भी ध्यान में रखा जा सके। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट में अगर सच में सुधार लाना है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ करप्टेड लोगों की संख्या एज एन एमपी बढ़ती जा रही है, अगर उसको रेगुलेट करना है तो हमें सबसे पहले राइट टू रिकॉल लाने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई व्यक्ति पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट ना करे या अपने क्षेत्र का सही से रिप्रेजेंटेशन ना करे या एमपी बनने के बाद किसी प्रकार का मिसबिहेव करे, तो जनता उसे वापस बुला सके और उसकी जगह चुन के किसी और को भेजा जा सके। इसके अलावा हम कोशिश कर सकते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, ताकि एक सही कैंडिडेट को एक वैलिड और जस्टिफाइड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू चुना जा सके। तो आइए देख लेते हैं एक बार कि आज के लेक्चर में आपने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा कि जो पार्लियामेंट शब्द है वो कहाँ से लिया गया है और अलग अलग देशों में जो पार्लियामेंट है यानी कानून बनाने वाली संस्था उसको किन किन नामों से जाना जाता है। फिर हमने भारत में इसकी कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। इसके बाद हमने इसकी कॉम्पोजिशन के बारे में जाना, लोकसभा की कॉम्पोजिशन, मेथड ऑफ इलेक्शन, क्वालिफिकेशन आदि क्या क्या है। फिर हमने राज्यसभा के बारे में ये चीज़ें देखी। इसके बाद फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट जो भारत में है क्या वो केवल कानून बनाने का काम करती है या कुछ और फंक्शन भी करती है, यानी मल्टी फंक्शन इंस्टीट्यूशन की तरह काम करती है। और फिर हमने ब्रीफ में देखा कि रोल ऑफ पार्लियामेंट क्या है। इसके बाद हमने इसकी कुछ आलोचनाएं देखी और आलोचनाओं के बाद हमने कुछ रिफॉर्म्स को सजेस्ट किया। तो ये था आज का आपका लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। नमस्कार।